हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रकाश के बारे में। तो वीडियो का ये तात्पर्य ये है कि ये वीडियो कक्षा 10 के बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग इसको बस देखिए और समझिए। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। नोट्स हम आपको PDF में प्रोवाइड करवा देंगे। आपको नोट्स चाहिए तो आपको PDF में मिल जाएगा। तो आप इसको सिर्फ समझिए, जो चीज़ें हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। देखिए, साइंस ऐसा है कि जितना आप साइंस को समझने की ज़रूरत है, आप जितना समझेंगे उतने बेस्ट इसका आपको रिस्पांस मिलेगा। तो देखते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश जिसे हम लाइट के नाम से जानते हैं। प्रकाश क्या है? परिभाषा देना चाहे तो प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, या फिर कह सकते हो प्रकाश वह है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। तो प्रकाश का मतलब ये है कि प्रकाश वह है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। कहने का मतलब प्रकाश हमारे देखने की देखिए दृष्टि को जगाता है, मतलब आप किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, इसका मतलब ये है। प्रकाश हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं प्रकाश जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ये परिभाषा आप बोर्ड की परीक्षाओं में लिख देंगे, आपको टोटल पूरा नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद प्रकाश के बारे में आप एक अवधारणा आप ये भी समझ लीजिए कि जैसे आप इस चीज को देख रहे हैं ना, जो लिखा हुआ, ये भी एक प्रकाश की वजह से देख पा रहे हैं। नहीं तो प्रकाश ना होता तो आपको दिखाई नहीं देता। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश वह है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं। तो प्रकाश, ठीक है। प्रकाश के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश क्या है। अब इसके गुण होते हैं, कुछ गुण, ठीक है। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण जिसे हम जानते प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? पहला, आपको देखिए, आपके बोर्ड के परीक्षाओं के लिए को विशेष मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। तो आप इसमें आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो उतना आपको सीमित, मतलब सारी चीज़ें कोर्स से बाहर तो आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कोर्स के बाहर अगर हम जाते हैं उससे ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं तो वीडियो लंबी भी हो जाएगी। मतलब आपको जितना आपके परीक्षाओं में आपको जितना चाहिए वो आप लीजिए, समझिए। और बाकी चीज़ें तैयारी वैयारी के लिए वीडियो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी बातें आपको जिस लेवल का क्लास है उस लेवल से हम पढ़ाएंगे, आप इस बात को समझिएगा। तो अब देखते हैं प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण का मतलब पहला, सरल रेखा। ये सरल रेखा में चलता है। प्रकाश जो हमेशा एक सीधी रेखा में चलेगा, ऐसा नहीं है कि प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा घूम के इधर उधर जाएगा। तो ये कैसे चलता है? सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, सीधे सीधे चलता है। अगर सीधे प्रकाश चल रहा है, अगर बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु आ गई, अपारदर्शी वस्तु का मतलब ये होगा जिसमें से प्रकाश आर पार न जाए, तो उसमें तो प्रकाश टकरा कर रिफ्लेक्ट होगा, आगे नहीं जाएगा। तो प्रकाश हमेशा क्या होता है? सरल रेखा में गति करता है, एक सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि प्रकाश, जैसे 3 माध्यम होते हैं। प्रकाश का कितने माध्यम होते हैं? 3। जैसे जल, कांच
और उसके बाद वायु, तो के लिए होते हैं। इस माध्यम के अलावा वो किसी में गति नहीं कर सकता। तो जल, कांच, वायु, ये 3 माध्यम होते हैं। तो इसका मतलब दूसरे का मतलब प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब ये होगा कि कांच में इसकी चाल अलग होगी, जल में इसकी चाल अलग होगी, कांच में अलग होगी और वायु में अलग होगी। तो इन तीनों माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो अलग अलग होने का मतलब कितना कितना होती है ये भी आपको जानना जरूरी है। प्रकाश के लिए 3 माध्यम आपको बताएं कि वायु, जल और कांच। तो अब इनमें सबसे देखिए वायु का मतलब आप समझिए इसमें प्रकाश चल सकता है, इसके अलावा कोई माध्यम में प्रकाश नहीं चल सकता। तो अब हम जान जाते हैं कि इसकी इसका मतलब आपको हम क्लियर करते हैं। भिन्न भिन्न होती है माध्यम में, तो मतलब आप समझ रहे हो कि वायु में इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, चाहे आप कर सकते हो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोनों चीजें समान है, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होंगे या फिर अब कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वायु और निर्वात दोनों के लिए, ठीक है। वायु और निर्वात दोनों के लिए। निर्वात क्या होता है? निर्वात का मतलब ये होगा जहाँ पे कोई माध्यम ना हो। देखिए जो ध्वनि प्रकाश होता है ये निर्वात में भी चल सकता है। किसमें? निर्वात में भी चल सकता है। इसे प्रकाश को किसी माध्यम की सहायता नहीं चाहिए चलने के लिए, और ये बिना माध्यम के ही चल सकता है, मतलब निर्वात में चल सकता है। जैसे ध्वनि को आप समझते, ध्वनि को कोई माध्यम चाहिए, वायु, तभी तो ध्वनि चल पाती है। लेकिन प्रकाश को ऐसा कुछ नहीं है, ये बिना माध्यम के चलता है। उसके बाद जल, पानी, जल में होगा आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब इसके अपेक्षा इसमें चाल क्या हो गई? घट गई। क्या हो गई? घट गई। जल में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, जो कि 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद कांच, कांच में होता है सबसे कम 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इन सभी माध्यमों में सबसे ज्यादा वायु में प्रकाश की चाल होती है, या निर्वात कर सकते हो। उसके बाद जल आएगा, उसके बाद कांच आएगा। अब बात हम करते हैं अगला पॉइंट, इसका तीसरा हम लेते हैं। तीसरा पॉइंट लेने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो चाल कोई वैज्ञानिक ने निकाला होगा। तो सबसे पहले गति, प्रकाश की चाल जो है वो वैज्ञानिक रोमन इन्होंने निर्धारित किया। वैज्ञानिक रोमन इन्होंने चाल का सबसे पहले प्रकाश की चाल की गणना की। तो अब बात करते हैं अगला पॉइंट। अगर हम देखना चाहें तो प्रकाश निर्वात में चल सकता है, निर्वात में चल सकता है। प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है चलने के लिए, ये बिना माध्यम के भी गति कर सकता है। तभी तो अंतरिक्ष से प्रकाश पृथ्वी तक आता है, कोई माध्यम नहीं है। वहां पे क्या होता है? निर्वात होता है। तो लेकिन फिर भी प्रकाश पृथ्वी पर आता है। क्यों? क्योंकि इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश तरंग प्रकृति के साथ साथ कण प्रकृति रखता है, ये निर्धारित न्यूटन ने किया था। इसने क्या है? ऊर्जा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है लास्ट आपका, प्रकाश का मतलब प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं चल सकता। इसका मतलब ये हो गया सीधे सीधे कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में चल सकता है। अपारदर्शी का मतलब ये होगा कि मान लीजिए दीवार है, ईंट की दीवार है, प्रकाश उसके आर पार जाएगा? नहीं जाएगा। तो इस अपारदर्शी माध्यम, ठीक है। माध्यम तो आप प्रकाश चलने की 3 माध्यम है, जल, वायु और कांच। लेकिन पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये क्या होता है ये भी समझ लीजिए। पारदर्शी
दर्शी का मतलब ये होगा इसमें से आर पार प्रकाश, ऐसी वस्तुएं जिसमें से प्रकाश आर पार जाया जा सके, जैसे जल, वायु, कांच, ये पारदर्शी है। फिर पारभासी होता है एक, पारभासी, चाहे इसको कह सकते हैं अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी का मतलब ये होगा जैसे आप एक तरीके से समझ लो तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, उसमें से कुछ प्रकाश बाहर जाएगा, कुछ प्रकाश अंदर रहेगा। इस तरीके की वस्तुओं क्या कहते हैं? अल्प पारदर्शी। ठीक, ये आप इतने 6 पॉइंट लिख देंगे, आपका प्रकाश के गुण में काफी है। अब इसके बाद चलते हैं वस्तुएं। प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? मतलब प्रदीप्त, प्रदीप्त का पहले हम जानते हैं ऐसी वस्तुएं, पहले क्या? प्रदीप्त। प्रदीप्त में ऐसी वस्तुएं जिनसे स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन होता है, मतलब वह स्वतः प्रकाश का क्या करती हैं? उत्सर्जन करती हैं, प्रकाश देती हैं। जैसे आप समझिए सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत बल्ब इत्यादि, मतलब ये सारी चीजें प्रदीप्त वस्तुओं में आएंगी। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत बल्ब इत्यादि, इसे क्या बोलेंगे हम? प्रदीप्त वस्तुएं। अब आगे हम अगला पॉइंट, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त, अब इनकी परिभाषा आप लिखना चाहे तो साधारण भाषा में ये होगी, प्रदीप्त की ऐसी वस्तुएं जिनसे स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत बल्ब इत्यादि, इनसे क्या होता है? प्रकाश निकलता है। अब इसके बाद अदीप्त वस्तुएं, बस इसमें इसका अपोजिट होगा प्रदीप्त का, ऐसी वस्तुएं जिनसे स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। जैसे चंद्रमा, मेज, कुर्सी इत्यादि। आप ये समझेंगे चंद्रमा, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि जब सूर्य चमकता है तो चंद्रमा पर पड़ता है और सूर्य की रोशनी चंद्रमा से टकराकर हमारे पृथ्वी पर आती है। तो कहने का मतलब चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, उसको परावर्तन के कारण, किसके कारण? परावर्तन के कारण चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक आता है। तो अब प्रदीप्त, अदीप्त सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं परावर्तन। आप पीछे पढ़े भी हो, आपको अभी बताएं परावर्तन। परावर्तन का मतलब यही है कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वहां से टकरा कर कहाँ पे आता है? पृथ्वी पर आता है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है? परावर्तन की। तो परावर्तन के बारे में हम जान लेते हैं। तो परावर्तन क्या होता है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, बहुत आसान है। परावर्तन की प्रक्रिया, जैसे जब प्रकाश किसी चिकने या समतल तल पर, जब प्रकाश किसी चिकने या समतल तल पर गिरता है या टकराता है तो टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। फिर से समझ लीजिए, जब प्रकाश किसी चिकने या समतल माध्यम पर या पालिशदार माध्यम हो उस पर टकराएगा तो प्रकाश टकराकर क्या होता है? वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में इसको समझते हैं। मान लीजिए ये आपका एक दर्पण है। क्या है? दर्पण। दर्पण आप लोग जानते ही होंगे, दर्पण का मतलब ये होगा कि एक तरफ उसके कलई की गई होती है। ये दर्पण है, मान लीजिए यहाँ पे हम कलई कर दे रहे हैं। ये जो कलई की गई होती है, ये लाल ऑक्साइड को आप लाल ऑक्साइड से, ठीक है, लाल पेंट आप कर सकते हैं, ठीक है, इससे अब क्या हुआ है? ये कलई हुआ है और इसको क्या बोलते हैं हम? दर्पण।
परावर्तन के बारे में आप समझिएगा। दर्पण, ठीक है। तो दर्पण में अब इसमें क्या होता है कि जब, अभी इसकी परिभाषा हम आपको बताएं, जब प्रकाश किसी चिकने या समतल तल पर गिरता है, टकराता है, तो ये क्या करता है, टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकने या समतल तल पर टकराता है तो टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक दर्पण, यहाँ पे क्या है, दर्पण। दर्पण तो आप देखे होंगे, आपके घर में भी दर्पण होगा। तो ये एक तरीके का समतल दर्पण है। इस पर हम देखते हैं, मान लीजिए इस पे हम यहाँ से जो प्रकाश देते हैं, ये जो किरण आती है प्रकाश की, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। फिर जो टकरा कर वापिस जाती है, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेज। और जो इन दोनों का जो टकराव मिलाव बिंदु है, इसको बोला जाता है अभिलंब। या इसको बोल सकते हैं नॉर्मल। क्या होता है, अभिलंब। जो बीच वाला पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं हम अभिलंब। एक बार फिर से परावर्तन का परिभाषा हम समझ लेते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिस्टार तल पर वो टकराता है तो टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। एक दर्पण ले लिए, दर्पण पर प्रकाश यहाँ से दे रहे हैं, फिर यहाँ से प्रकाश टकराकर फिर लौट जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से प्रकाश इस बिंदु पर मिलता है, फिर यहाँ से टकराकर चला जा रहा है। तो ये प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब इसमें जो किरण आती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण टकरा कर जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जो बीच में इन दोनों को डिवाइड किया रहता है, इधर आपतित किरण का है, इधर परावर्तित किरण का है, तो बीच में ये होता है नॉर्मल, जहाँ पे ये दोनों किरणें आपस में मिलती हैं, जिसे बोला जाता है अभिलंब कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और इन दोनों में समानता है कि जितने एंगल से आप प्रकाश देंगे दर्पण पर, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होके जाता है। ये नहीं कि आप यहाँ से 45 अंश से दे रहे हैं तो इधर आपका किसी और, जितने एंगल से आप ये दे रहे हैं प्रकाश को, उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होके वो जाता है। अब इसके परावर्तन के दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, इसको समझ लेते हैं। पहला, प्रकाश के परावर्तन के नियम। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये चीजें हम समझते हैं। परावर्तन के नियम बहुत ही सिंपल है, आप अगर इस चित्र को ध्यान में रखे हैं तो आप बहुत आसानी से इसके नियम को लिख सकते हैं। पहला, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यहीं पे है, तो लिख सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में
ये तो पहला नियम हो गया। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। आपतित किरण ये और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों का तल एक ही है। ये नहीं कि कोई यहाँ पे है यहाँ पे है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तीनों का तल एक ही है। अब इसके रूल्स नंबर सेकंड, दूसरा नियम क्या है? देखिए यहाँ पे जब ये बन रहा है, यहाँ पे तो एक एंगल बनेगा जिसको बोलते हैं स्मॉल आई, और यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसको बोलते हैं स्मॉल आर। आपतन कोण, आपतन कोण जिसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये इधर वाला टर्म परावर्तन कोण, जिसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। ठीक है, अब इससे समझिएगा, आपतित से आपतन कोण बना है, परावर्तित से परावर्तन कोण बना है। आप इस लैंग्वेज में याद रखेंगे तो याद रखेंगे। और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं इसका दूसरा नियम। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे स्मॉल आई बराबर स्मॉल आर, ये चीज, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ए होगा। मान लीजिए जितना भी अंश का ये है उतना अंश का ये भी होगा। ठीक है, तो अब हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश जब किसी चिकने या समतल पालिशदार तल पर गिरता है तो टकराकर लौट जाता है उसी माध्यम में। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे चित्र से स्पष्ट कर दें, ये दर्पण है आपका। जैसे आप घर में शीशा देखते हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं घर पे। कोई शीशा ले लीजिए, कोई भी दर्पण ले लीजिए, उस पर लाइट जलाइए, वहाँ से प्रकाश टकरा कर आगे जाएगा, इस बेस से जाएगा। तो ये हो गई आपतित किरण, जो प्रकाश हम देते हैं दर्पण पर, और जो रिफ्लेक्ट होके जाती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, जिसको परावर्तित किरण बोलते हैं। अब इन दोनों अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपका एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं, जिसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इन दो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में आपका परावर्तन कोण होता है जिसको बोलते हैं स्मॉल आर। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम का। ये आप चित्र को याद रखेंगे तो आप इसके नियम को स्पष्टतः लिख सकते हैं। पहला नियम क्या है? इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब स्मॉल आई हमेशा स्मॉल आर के बराबर होगा। स्मॉल आई को आपतन कोण, स्मॉल आर को परावर्तन कोण। तो दोस्तों यहाँ तक। अब इसके बाद हम आगे समझेंगे दर्पण। ठीक है, दर्पण।